मॉस्को से आ रही है बड़ी खबर। मॉस्को में लगातार तीसरे दिन यूक्रेन ने हमला किया है। मॉस्को को ड्रोन से बनाया गया निशाना। रिहायशी इमारतों से यूक्रेनी ड्रोन टकराया है। हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। रिहायशी इमारतों पर अटैक किया गया है और हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ताजा हमलों से ये खबर है। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन के हमले हुए। और मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर फिर हमला। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। बीती रात यूक्रेन ने ड्रोन से किया अटैक। और मॉस्को में रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक हुए हैं। दूना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक हो गया। हमले के बाद इस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। ताजा तस्वीरें आप देखिए। स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक के फौरन बात की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है और एक बड़े इलाके में आग लगी नजर आ रही है। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भारी तबाही। पूरे मॉस्को में सुने गए धमाकों की आवाज। धमाकों के बाद लगी भीषण आग। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम किए। और ये जो लगातार ड्रोन हमले हुए हैं, इस पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। कहा है कि बीती रात 180 ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी एयर डिफेंस ने इन तमाम बड़े हमलों को नाकाम किया है। ये बयान सामने आया है। सोचिए, 180 ड्रोन्स तो मार गिराए गए, उसके बावजूद भी इतनी तबाही मॉस्को में नजर आ रही है। वहीं ज़पोरिज़िया में रूस का भीषण हमला। रूसी फौज के हमले में भारी तबाही हुई है। कई मकान और गोदाम जमींदोज हो गए। हमले में 2 लोग घायल हुए, किसी की मौत नहीं। और यूक्रेन पर रूस का बहुत विध्वंसक हमला हुआ है। ओडेसा और इस्माइल पोर्ट पर तबाही मच गई। चोर्नोमोर्स्क में रिहायशी इमारत बर्बाद हो गई। सुपरसोनिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई गई है। ताजा तस्वीरें देखिए हमले के बाद की। तो कीव में बारूदी विध्वंस। जी हां, पिछले 24 घंटे में कई भीषण हमले हुए हैं। दक्षिण ओडिशा में शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। जी हां, अलग अलग हमलों में 43 लोग घायल भी हुए हैं। ओडेसा के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया। रूस ने रात भर 128 ड्रोन लॉन्च किए। 14 जगहों पर ड्रोन हमले कामयाब रहे। क्रामाटोर्स्क में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं। खेरसोन में ड्रोन हमले से 2 लोगों की जान गई। ज़पोरिज़िया में बॉम्ब हमले से 2 लोगों की जान गई। सूमी में भी 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में 1 की मौत, 6 के घायल होने की खबर है। जून के मुकाबले नागरिक जो हताहत हुए हैं, अगर उनकी संख्या को देखा जाए तो ऐसे मामले 30% बढ़ गए हैं। ये बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कुलकर्णी सर, पहला सवाल आपसे। रूस में भी नुकसान हो रहा है। रूस जवाबी जो कार्रवाई कर रहा है उसमें यूक्रेन को तो तगड़ा नुकसान हो ही रहा है। ये जंग आखिर कब तक चलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जंग चलेगी और इसलिए जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ऑल आउट वॉर, 5वें साल में अब ये युद्ध आ चुका है। और अब पुतिन जानते हैं कि अब नहीं कर पाए तो बहुत कठिन होगा और सर्दियां आए उससे पहले पुतिन चाहते हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार पिछले 5 साल में हम कौन से नाम सुन रहे हैं, वही नाम ज़पोरिज़िया, खार्किव, खेरसों, सूमी, लुहांस, डोनेट्स, यही नाम सुनते हैं। ओडेसा, यही नाम सुन रहे हैं। यानी कि 20% यूक्रेन का ले करके उसके बाद रूस उसके आगे नहीं जा सका। और जिस प्रकार से लगातार अब यूक्रेन अब
चौथे साल के बाद मॉस्को में हमला करना शुरू किया है। अब पुतिन को घबराहट सी हो रही है कि क्यों इस प्रकार से, अगर अभी तक मॉस्को में अगर आप जाते तो शायद किसी को ये पता भी ना चलता कि इतनी भयानक लड़ाई फ्रंट लाइन पर हो रही है। और फ्रंट लाइन में यूक्रेन का सबसे भारी समस्या, उसकी आधी जनता जो है वो पलायन कर चुकी है। उन्होंने सब मर्दों को जो 16 साल के ऊपर है वो रखे हैं, लेकिन वहाँ पे अब आदमियों की कमी हो रही है, उतने जवान उनके पास अब नहीं है। रूस जो है 3 लाख सोल्जर्स को एनरोल करने के लगा हुआ है, यानी कि अब रूस को पता है कि अगर अब नहीं लड़े, क्योंकि डिसएडवांटेज यूक्रेन है, मैन पावर नहीं है। एडवांटेज रूस है कि उसके पास मैन पावर है, एडवांटेज यूक्रेन है कि उसको पूरा नाटो मदद दे रहा है, एडवांटेज रूस है कि उसको मालूम है कि अब जिस प्रकार से यूएसए और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो अब यूक्रेन को उतने सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलता था। इतना देखते हुए भी यूक्रेन ने जिस प्रकार से लगातार अपने ड्रोन्स इंडस्ट्री को बढ़िया बना करके मॉस्को तक, यानी 1000 किलोमीटर अंदर तक अब हमले जो शुरू किए हैं, अगर इंटरसेप्ट करके 90% भी रूस गिरा देता है तो भी 10% नुकसान अब मॉस्को के अंदर, यानी कि सारे के सारे रूसियों को पता चल गया है कि अब युद्ध ऐसी स्थिति पे आ चुका है, ये परेशानी अब रूस में होगी, खाने की किल्लत होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो रूस को अब लड़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए टोटल वॉर होएगा और अब इसी साल समाप्त होने की कोशिश करेंगे पुतिन। बिल्कुल, और सवाल तो यही है कि क्या पुतिन इसे जल्दी कंक्लूड कर पाएंगे। डीके पांडे सर, कुल मिलाकर एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ये युद्ध लंबा चल रहा है, आगे कब तक चलेगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन पुतिन या रूस की सेना यूक्रेन के इन हमलों को अब तक रोकने में नाकाम साबित हुई है। मॉस्को में इस तरह से बैक टू बैक तीसरे दिन भी हमले होना, कहां है वो डिफेंस सिस्टम जिसकी बात होती थी। यूक्रेन का तो हम समझते हैं उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत कमी है, क्या रूस के लिए भी अब चैलेंज बन गया है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से स्थितियां हैं ग्राउंड पर, अभी बैटल फील्ड में जो पिक्चर्स आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, और अब उसको जो है सैनिक भी चाहिए, क्योंकि 123 जगह पर ग्राउंड जो है ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर 123 जगह आप लड़ रहे हैं तो कितनी ज़्यादा आपको नफरी चाहिए, कितना ज़्यादा सैनिक चाहिए, तो वहाँ पर जो है वो नॉर्थ कोरिया की मदद की बात जो चर्चा में आ रही है। ऐसे हालात में जब आप सैनिक भेज रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई चेन का सुगम तरीके से जारी रहना, ये सब चुनौतियां हैं जो कि आपको एडिशनल आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त ये लॉन्ग रेंज जो ऑपरेशंस किया है और 40 दिन का एक कैंपेन चलाया था यूक्रेन ने, जो उनके नजरिए में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और देखा जाए ग्राउंड पर तो वो रशिया की रिफाइनरी और सप्लाई लाइन, स्टोरेज सिस्टम, इन पर अटैक किया, जिससे कि उनकी जो टोटल इकोनॉमिक है वो जो है धराशायी हो गई। साथ में अब प्रत्युत्तर जब दिया रशिया ने, तो जो उनके ग्रेन कॉरिडोर है उस पर अटैक किया। और इजिप्ट को जो है यूक्रेन ने बोला भी है कि अगर आप देखिए जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, हम आगे फूड सप्लाई चेन को जारी रख पाएंगे सुचारू रूप से, ये कहना मुश्किल है। साथ में जो जिस प्रकार से रशिया ने अपना अटैक किया है एनर्जी सोर्सेज पर, ताकि जो विंटर्स जब आ रहे हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में माइनस में टेम्परेचर रहता है यूरोप में, ऐसे हालात में ये कहना कि रशिया जो है वो टोटल हार चुका है, ये मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर ऑप्शंस का विचार करें। हालांकि ये लगभग असंभव है, क्योंकि सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर ऑप्शंस के बाद किस प्रकार से हानि हुई है। तो पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करना होता तब तक कर चुके होते। महत्वपूर्ण यह है कि क्या अब ऑप्शंस बचे हैं रशिया के पास, कैसे वो उसको वो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो कैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलेंगे, किस प्रकार से उसको ड्रोन्स मिलेंगे। हालांकि ईरान कह रहा है कि लगातार सप्लाई कर रहा है उनको, और बीच में जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज ने हेल्प किया है रशिया की, यूक्रेन की, क्योंकि अमेरिका ने अपने जब हाथ पीछे खींच लिए तो नाटो कंट्री सब साथ आगे आए और उन्होंने यूक्रेन को सक्षम बनाया ताकि वो अपनी लड़ाई को जारी कर रखे। देखना होगा कि अब जो है ये जो सहयोग है कब तक रहता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कब तक रहते हैं। हालांकि इस बीच में यूक्रेन ने अपने खुद के जो है स्वावलंबन की जो है एक रूपरेखा तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि ब्लास्टिंग मिसाइल्स का भी निर्माण वो करने जा रहे हैं, शायद 3 से 6 महीने के बीच में वो तैयार होकर और डिप्लॉय भी हो जाए। तो निश्चित रूप से विवस्था की तरफ बढ़ रहा है युद्ध, लेकिन जब विवस्था बहुत चरम हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, तनाव और ज्यादा घटने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है।